हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। आज मैं फिर से एक न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ जिस ड्रामा का नाम है सील्ड विथ किस। ये एक रोमांस, बिजनेस, एक्शन, रिवेंज ड्रामा है। अगर आपको रिवेंज लव स्टोरी पसंद है तो आपको ये ड्रामा देखकर बहुत ही मजा आएगा। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस ड्रामा के बारे में कुछ जान लेते हैं। इस ड्रामा का मेन लीड साओ एक अमीर बिजनेसमैन होता है और एक नंबर का खड़ूस भी होता है। वो जितना अपने आप को बाहर से खड़ूस दिखाता है वो अंदर से उतना ही काइंड हार्टेड होता है। वह साओ की दो पर्सनैलिटी होती है। वो दूसरों के साथ अच्छे से बात करता है और उन्हें अच्छे से ट्रीट करता है। वही जब वो फीमेल लीड के पास जाता है तो उसे बहुत ही बुरी तरह ट्रीट करता है। वही इस ड्रामा की फीमेल लीड टीना, वो बहुत ही काइंड हार्टेड, सुलझी, क्यूट सी होती है, पर वो साओ की कहती होती है क्योंकि साओ ने उसे रखनी के तौर पर अपने साथ रखा होता है और उसके हर मूव पर वो कहाँ जाती है, किससे बात करती है और क्या करती है, उन सारी बातों पर वो नजर रखता है। और अगर टीना कोई भी गलती कर दे तो साओ उसे पनिश करता है। तो टीना डर डर के साओ के साथ अपनी लाइफ बिता रही होती है और वो हमेशा साओ से दूर भागने की कोशिश करती है, पर वो जितना भी दूर भाग ले साओ उसे पकड़ ही लेता है। एक्चुअली साओ ने टीना को पैसे देकर खरीदा होता है, इसलिए साओ उसके साथ जो चाहे वो करता है, उसके साथ सोता है, उसके साथ जबरदस्ती करता है। और कभी जब टीना उससे दूर भागने की कोशिश करती है तो साओ उसकी फैमिली को लेकर उसे ब्लैकमेल करता है, जिससे टीना उससे दूर नहीं भाग पाती और उसकी सारी ऑर्डर मानती है। वेल, आखिरकार टीना के साथ ऐसा क्या हुआ था जो उसने खुद को साओ को बेच दिया और उसने साओ को परमिशन दी कि वो और उसके साथ वो जो चाहे वो कर सकता है। और साओ ने टीना को ही अपनी रखनी के तौर पर क्यों चुना, आपको ये सब इस वीडियो में पता चलेगा, इसलिए इस वीडियो पर बने रहे और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो कहानी शुरू होती है टीना से। टीना बहुत ही बुरा ख्वाब देखती है जहाँ पर साओ उसके साथ जबरदस्ती कर रहा होता है और उसे अपने हुक्म मनवा रहा होता है। तो टीना जैसे ये सारा ख्वाब देखती है तो वो डर के उठ जाती है। आगे टीना अपने पेरेंट्स से मिलने जाती है क्योंकि आज उसके पेरेंट्स की बरसी होती है। कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है। एक्चुअली टीना के पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई होती है। तो उसके बाद टीना अपने चाचा चाची के साथ रहने जाती है। तो चाची उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक करती है और उसे पैसे कमाकर लाने को कहती है। तो टीना अपनी चाची से परेशान होकर एक कैफे में काम करती है और वहीं से अपना गुजारा करती है। टीना के पेरेंट्स की मौत होने के बाद टीना बहुत ही चुपचाप रहने लगती है, ना किसी से बात करती है, बस अपने काम से मतलब रखती है। कि तभी उसकी लाइफ में एक लड़का आता है जिसका नाम सान होता है। तो टीना सान के साथ महफूज महसूस करती है और उसके साथ टाइम स्पेंड करना उसे बहुत ही अच्छा लगता है। आगे वो दोनों धीरे धीरे करीब आने लगते हैं और एक दूसरे के गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। लेकिन उन दोनों का रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिकता और उन दोनों का एक गलतफहमी की वजह से ब्रेकअप हो जाता है और वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और यहीं पर पास्ट की स्टोरी खत्म होती है। तो टीना अपने पेरेंट्स को कहती है, मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैं जिस रास्ते पर चल रही हूँ वो रास्ता बहुत ही गलत है और आपको बहुत ही अफसोस हो रहा होगा कि आपकी बेटी ऐसा काम कर रही है, पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं साओ की बात नहीं मानूंगी तो वो हमारी फैमिली को चोट पहुंचाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहती। इधर साओ भी टीना का हर जगह पीछा करता है और उसका पीछा करते करते वो स्मारक तक पहुंच जाता है। तो साओ टीना को कॉल करता है और उससे पूछता है कि तुम कहां पर हो। तो टीना साओ से झूठ बोलती है और वो कहती है कि मैं एक मॉल में हूं और शॉपिंग कर रही हूं। तो साओ कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम वहीं रुको, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, ठीक है। और ये कहकर साओ कॉल कट कर देता है। तो टीना टेंशन में आ जाती है कि अगर साओ ने उसे मॉल में नहीं देखा तो उसकी सामत आ जाएगी। तो टीना अपनी दोस्त जिया को एक व्हाइट कलर का कपड़ा खरीदने को कहती है और उसका मॉल के बाहर वेट करने को कहती है। इधर जिया कपड़ा खरीद कर जा रही होती है कि तभी वो साओ से टकरा जाती है। तो जिया साओ को जैसे देखती है तो वो उस पर लट्टू हो जाती है। तो साओ जिया को कहता है, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तो जिया कहती है, नहीं मुझे बिल्कुल चोट नहीं लगी। तो साओ उसे बेंच पर बैठाकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एक रिपोर्टर उन दोनों की सीक्रेटली फोटोज ले रहा होता है और ये सब साओ देख लेता है। तो साओ जल्दी से उस मॉल से निकल जाता है। इधर टीना जिया से कपड़े लेती है। तो जिया कहती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ गया है ना, इसलिए तुम इतनी हड़बड़ी में हो। मुझे पता है जब भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड आता है तुम इसी तरह रिएक्ट करती हो, क्या वो तुम्हें परेशान करता है, मुझे बताओ। तो टीना कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मुझे बहुत प्यार करता है, तुम इसलिए बेकार की बातें करना बंद करो, ठीक है। कि तभी साओ टीना को मैसेज करता है कि वो घर पहुंच गया है, इसलिए वो भी जल्दी से घर आए। तो टीना जल्दी से कपड़ा लेकर घर आती है और जल्दी से रेडी होकर साओ के पास जाती है।
और टीना साओ से माफी मांगती है कि उसकी वजह से उसे इतना वेट करना पड़ा। तो साओ कहता है तुम आज कहाँ गई थी? तो टीना कहती है मैंने तुम्हें बताया ना, मैं मॉल गई थी। तो साओ को टीना पर बहुत गुस्सा आता है और साओ टीना के पापा को लेकर टीना को खूब खड़ी खोटी सुनाने लगता है। तो टीना को भी बहुत गुस्सा आता है कि साओ उसके पापा को इतना बुरा भला कह रहा है। तो टीना भी साओ को पलटकर जवाब देती है। तो साओ को टीना पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बेड पर पटक देता है और कहता है मैं तुम्हें 2 साल से ट्रेनिंग दे रहा हूँ और मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि तुम मुझसे इस तरह पेश नहीं आ सकती, तुम्हें मुझसे अच्छे से बात करनी होगी और अच्छे से पेश आना होगा, क्या तुम भूल गई? तो टीना माफी मांगती है और कहती है तुमने मेरे पापा के बारे में इतना कुछ बुरा भला कहा तो मुझे भी गुस्सा आ गया। तो साओ टीना को जबरदस्ती किस कर लेता है पर टीना कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। तो साओ कहता है मैंने तुम्हें बहुत बार किस किया है लेकिन तुमने एक बार भी रिस्पॉन्स नहीं किया, क्या मैं इतना बुरा हूँ? मैं तुम्हारे साथ 2 साल से हूँ, क्या तुम्हें इन 2 सालों में मुझसे प्यार नहीं हुआ? तो टीना उसकी बातों का जवाब नहीं देती। तो साओ को बहुत गुस्सा आता है और वो फिर से टीना को उसके ही पापा को लेकर खड़ी खोटी सुनाने लगता है। तो टीना को भी गुस्सा आ जाता है और वो साओ को जवाब देकर वहां से चली जाती है। आगे साओ टीना को एक गिफ्ट देता है तो टीना उसे अच्छे से नहीं लेती। तो साओ कहता है पहले मैं तुम्हें गिफ्ट देता था तो तुम बड़े प्यार से उसे ले लेती थी, आज क्या हुआ? तो टीना उस गिफ्ट को ले लेती है और वहाँ पर रख देती है। तो साओ कहता है क्या तुम इसे खोलकर नहीं देखोगी? और साओ उसे खोलकर दिखाता है और कहता है एक बार जब हम मूवी देखने गए थे तो तुम्हें ये रिंग पसंद आई थी ना, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आ गया। तो टीना उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और अपने काम पर चली जाती है। एक्चुअली टीना एक इंटीरियर डिजाइनर होती है। आगे टीना को पता चलता है कि वो जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है उसके बॉस ने उस प्रोजेक्ट को किसी और को दे दिया है। तो टीना ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो जिया बॉस से लड़ने लगती है कि वो उन लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो बॉस कहते हैं ये मेरा फैसला नहीं है, ये नए डायरेक्टर का फैसला है। तो टीना समझ जाती है कि ये काम साओ का ही है। तो टीना साओ को कॉल करती है और कहती है तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, अब तुम मेरे काम तक पहुंच गए हो, क्या तुम मुझे आराम से काम करने नहीं दे सकते? तो साओ टीना को घर बुलाता है। तो टीना कहती है आज मेरे पेरेंट्स की बरसी है इसलिए मैं अंकल के साथ खाना खाऊंगी। और टीना ये कहकर कॉल कट कर देती है। आगे टीना अपने अंकल से मिलने जाती है तो उसकी आंटी उसका अच्छे से स्वागत नहीं करती। तो टीना आंटी को पैसे देती है तो उसकी आंटी पैसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है मैं तुमसे पैसे थोड़ी मांग रही हूँ, अगर तुम दे रही हो तो लाओ। और उसकी चाची वो पैसे रख लेती है। एक्चुअली उसकी चाची एक नंबर की लालची और कमीनी होती है और उसे पैसे के अलावा कुछ भी नहीं सूझता। पर टीना के अंकल और उसकी कजन बहुत ही अच्छे होते हैं और वो दोनों टीना से बहुत प्यार करते हैं। आगे टीना अपने अंकल के साथ खाना बना रही होती है कि तभी वहाँ पर साओ आ जाता है। तो टीना साओ को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो साओ टीना की फैमिली से बहुत ही अच्छे से बात करता है और टीना की आंटी को वही अंगूठी गिफ्ट करता है जो उसने टीना को दिया था पर टीना ने नहीं लिया। तो आंटी जैसे ही उस अंगूठी को देखती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और वो साओ को अच्छे से ट्रीट करने लगती है और उसे अपने साथ खाना खाने को कहती है। पर टीना साओ को काम के बहाने से वहाँ से लेकर चली जाती है। आगे साओ टीना को सबक सिखाने के लिए एक कैफे लेकर जा रहा होता है। तो टीना जैसी उस कैफे को देखती है तो वो पूरी तरह डर जाती है और कार से बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेती। तो साओ उसे जबरदस्ती बाहर निकालने लगता है। तो टीना कहती है मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, प्लीज मुझे घर लेकर चलो, आज के बाद मैं तुम्हारी कोई बात नहीं काटूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो साओ को टीना पर तरस आ जाता है और वो उसे घर लेकर जाता है। आगे साओ टीना के करीब जाने की कोशिश करता है पर टीना साओ को कहती है क्या तुम मुझे एक रात के लिए अकेला नहीं छोड़ सकते, आज मेरे पेरेंट्स की बरसी है, प्लीज मुझे छोड़ दो। और टीना साओ को अपने रूम से बाहर जाने को कहती है। तो साओ कहता है मैंने तुम्हें पहले भी कहा था जब मेरा तुमसे मन भर जाएगा तो मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा, लेकिन इसके लिए भी मेरी एक कंडीशन थी कि तुम्हें मुझसे अच्छे से पेश आना होगा और मुझे अच्छे से ट्रीट करना होगा, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। अगर मेरा तुमसे मन भी भर जाएगा ना तो भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा तुम्हारे बिहेवियर की वजह से, समझी। और साओ ये कहकर जाने लगता है। तो टीना ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है और साओ को रोकती है और कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, आइंदा से मैं तुम्हें कोई भी नखरे नहीं दिखाऊंगी। तो साओ टीना को गोदी में उठा लेता है और उसे रूम में लेकर जाता है और उसके साथ सोने की कोशिश करता है पर टीना उसके साथ कोऑपरेट नहीं करती और टीना अपने पहले प्यार को याद करने लगती है। तो साओ टीना का ऐसा बिहेवियर देखकर टीना से पूछता है क्या तुम्हारे दिल में कोई और इंसान है, अगर ऐसा है तो उसे अपने दिल से बाहर निकाल कर फेंक दो। तो टीना साओ को अपने पहले प्यार के बारे में कुछ भी नहीं बताती और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो गई होगी। तो साओ समझ जाता है कि टीना उससे झूठ बोल रही है। तो साओ को टीना पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे उसी हालत में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। आगे साओ को पता चलता है कि वो जिस हॉस्पिटल
के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जो उसके पापा का सपना है, उसके उस सपने को उसके ससुर ने रोक दिया है। तो साउ ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है और सीधा अपने घर वापस जाता है, क्योंकि साउ जो टीना के साथ रहता है वो किसी और शहर में रहता है और साउ की अपनी जो फैमिली होती है वो दूसरे सिटी में रहती है। मैं आप लोगों को साउ की फैमिली की फुल डिटेल्स बता देती हूँ ताकि आप लोगों को ये ड्रामा समझने में आसानी हो। पहले साउ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पहले वो काइंड हार्टेड, सबकी हेल्प करने वाला ऐसा हुआ करता था, लेकिन जब उसके पापा की मौत हुई तो वो पूरी तरह चेंज हो गया। साउ के पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन एक बंदे ने साउ के पापा को धोखा दे दिया, जिस वजह से साउ के पापा की कंपनी डूबने के कगार पर आ गई और साउ के पापा को इसी बात का बहुत बड़ा सदमा लगा, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। जब साउ को अपने पापा के बारे में पता चला कि उसके पापा की मौत एक आदमी की वजह से हुई, क्योंकि अगर वो आदमी उन्हें धोखा नहीं देता तो शायद आज उसके पापा जिंदा होते, तो साउ ने उसी दिन से मन बना लिया होता है कि वो उस आदमी को ढूंढ कर रहेगा जिसने उसके पापा की ऐसी हालत की और उन लोगों को सड़क पर ला दिया। आगे साउ के पापा की कंपनी डूबने के कगार पर आ गई होती है और साउ के पास कोई रास्ता नहीं होता अपनी कंपनी को बचाने का, तो वो चेयरमैन मू की बेटी फे फई से शादी करता है और उन दोनों की शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है। फे फई एक नंबर की दुष्ट, घमंडी, दूसरों को नीचा दिखाने वाली, नकचरी और अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी होती है। तो फे फई जब साउ से एक सेमिनार में मिली होती है तो उसे पहली नजर में ही साउ से प्यार हो गया होता है, पर साउ को फे फई में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं होता। पर वो अपनी कंपनी को बचाने के लिए फे फई से शादी करता है, पर वो शादी करने से पहले फे फई को ये बात पहले ही समझा देता है कि वो उससे प्यार नहीं करता, वो बस उससे इसलिए शादी कर रहा है क्योंकि उसे अपना बिजनेस बचाना है। और वो दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जिसमें ये रूल होता है कि अगर साउ ने उन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को पूरे दुनिया के सामने रिवील कर दिया तो साउ को पूरा बिजनेस छोड़कर वहाँ से जाना होगा। आगे उन दोनों की शादी हो जाती है तो साउ फे फई को कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही क्लियर कर दिया था, मैं तुम्हारे साथ एक रूम में नहीं रहूंगा, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो फे फई कहती है, तुम मुझे शादी की पहली रात में इस रूम में अकेला छोड़कर जाओगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुम्हें पैसे देकर खरीदा है और तुम मेरे एक नौकर हो और मेरे पापा के एक कुत्ते जो उनके सामने दुम हिलाते रहते हो, समझे? तो साउ को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो फे फई को कहता है, इसी वजह से हम दोनों के बीच कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम एक नंबर की घमंडी हो जो अपने सामने किसी को भी कुछ भी नहीं समझती। हमारी शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और हम दोनों ने कोई मैरिज रजिस्ट्रेशन पर असली शादी नहीं की है, ये एक नकली शादी है जो दुनिया वालों को दिखाने के लिए की गई है, इसलिए इस शादी से कोई उम्मीद मत रखना। और साउ उस रूम से चला जाता है और फे फई साउ पर खूब चिल्लाती है, पर साउ उसकी बातों का जवाब नहीं देता। एक्चुअली साउ ने ये शादी एक और वजह से की होती है। साउ के पापा के बिजनेस के दिवालिया होने में फे फई के पापा और उस आदमी का हाथ होता है जिस आदमी के बारे में हम आगे जानेंगे। इसलिए साउ ने डिसाइड कर लिया होता है वो अपना सब कुछ हासिल करके रहेगा जो उसने उन लोगों की वजह से खोया है, उसके लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। और इसी तरह साउ 10 साल तक इंतजार करता है और उस शादी में रहता है। पर अब साउ के प्लान पर पानी फिर रहा होता है, क्योंकि जिस हॉस्पिटल को बनाने के लिए उसने 10 साल तक का वेट किया, जो उसके पापा का सपना था, वो चेयरमैन मू की वजह से बर्बाद हो रहा होता है, क्योंकि चेयरमैन मू अजीब तरह के बहाने बनाकर उस हॉस्पिटल का काम रोक देते हैं। इधर मैनेजर चैन इस बात का हो हल्ला करते हैं और पूरी मीडिया के सामने चेयरमैन मू की इज्जत का कचरा बना देते हैं और पूरी मीडिया के सामने उनकी इंसल्ट करते हैं और साउ और फे फई के रिश्ते पर भी सवाल उठाते हैं। लेकिन सही टाइम पर साउ आकर मैनेजर चैन को रोक लेता है और उन्हें समझाता है कि वो इस तरह से हमारे 10 साल की मेहनत को बर्बाद नहीं कर सकता, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा इन सब से बाहर निकलने का, लेकिन आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। आपको पता है इन सब की वजह से आप कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, वो आप लोगों को कंपनी से निकाल सकते हैं। तो मैनेजर चैन कहते हैं, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं कब तक उन लोगों का वेट करूं? हम लोगों ने 10 साल तक वेट किया है, अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, अब तुम्हें कोई ना कोई कदम उठाना ही होगा। एक्चुअली मैनेजर चैन साउ के पापा के बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं और उनके साथ काम भी करते हैं और मैनेजर चैन को भी पता होता है कि साउ के पापा के साथ धोखा हुआ है, इसलिए मैनेजर चैन साउ के साथ मिलकर उन लोगों को बर्बाद करने का काम कर रहे होते हैं। आगे साउ इस मामले को संभालने की बहुत कोशिश करता है, पर वो इस मामले को नहीं संभाल पाता और चेयरमैन मू मैनेजर चैन को काम से निकाल देते हैं। आगे पूरी मीडिया में चेयरमैन मू के बारे में ही बातें हो रही होती है और सब उनके बारे में बुरा भला कह रहे होते हैं, जिस वजह से उनकी कंपनी की रेपुटेशन भी खराब हो रही होती है। तो चेयरमैन मू अपने दामाद साउ से कहते हैं, तुम्हें ही कोई रास्ता निकालना होगा इन सब से बाहर निकालने का। वैसे तुम दोनों की शादी को 10 साल हो गए हैं और तुम दोनों ने कोई भी मैरिज एनिवर्सरी नहीं मनाई, तो क्यों ना तुम दोनों इस साल एक मैरिज एनिवर्सरी पार्टी थ्रो करो और पूरी दुनिया को बताओ कि तुम दोनों का रिश्ता सच्चा है।
तो साओ कहता है आपका आइडिया अच्छा है ससुर जी, मैं इस काम पर पूरी मेहनत करूंगा और अपनी कंपनी को इन सारी बदनामियों से बाहर निकालूंगा। तो चेयरमैन मू कहते हैं मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम्हारी वजह से ही हमारी कंपनी को इतना प्रॉफिट हुआ है और मुझे पता है कि तुम हमें इन मुसीबत से भी बाहर निकाल लोगे। आगे फई फई साओ से बात करने की कोशिश करती है पर साओ उसे इग्नोर करता है। तो फई फई को साओ पर बहुत गुस्सा आता है पर चेयरमैन मू उसे रोक लेते हैं और कहते हैं अगर तुम उससे प्यार करती हो तो उसे थोड़ा टाइम दो। तो फई फई कहती है कितना टाइम दूं, हमारी शादी को 10 साल हो गए, उसने मुझे कभी भी प्यार वाली नजरों से नहीं देखा, लेकिन आपको अपनी बेटी का दर्द कहाँ दिखता है, आपको तो सिर्फ पैसे से मतलब है कि साओ आपकी कंपनी को कितनी ऊंचाइयों तक लेकर जाता है। तो चेयरमैन मू कहते हैं मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं साओ को तुम्हारे पास लेकर आऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे थोड़ा सा टाइम देना होगा। आगे जिया का बर्थडे होता है तो टीना जिया को बहुत ही अच्छा सरप्राइज देती है। तो जिया अपने दोस्तों से मिला हुआ सरप्राइज पाकर बहुत खुश होती है। आगे उस पार्टी में सान भी आता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। तो टीना जैसे ही सान को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देखती है तो उसका तो दिल ही टूट जाता है। तो सान की गर्लफ्रेंड टीना को जेलस फील करवाने के लिए सान के करीब जाती है और उसके करीब रहकर सबसे बातें करती है। तो टीना ये सब देखकर और सैड हो जाती है। एक्चुअली सान की जो गर्लफ्रेंड होती है वो टीना और सान की क्लासमेट भी होती है। आगे टीना ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहाँ से चली जाती है। तो सान भी उसके पीछे जाता है और उसे बताता है कि वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, पर टीना उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती। कि तभी टीना को साओ का कॉल आता है क्योंकि साओ को पता चल गया होता है कि टीना किसी लड़के के साथ है और उस लड़के का नाम भी सान ही है। तो टीना साओ से झूठ बोलती है कि वो अपने दोस्त के साथ है और जैसे ही पार्टी खत्म हो जाएगी वो घर वापस चली जाएगी। तो साओ ये सुनकर कॉल कट कर देता है। उसके बाद जिया टीना को संभालती है और उसके बॉयफ्रेंड के लिए उसे सांत्वना देती है। दूसरी तरफ साओ की शादी की 10वीं सालगिरह मनाई जाती है। तो साओ सबके सामने ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो फई फई से बहुत प्यार करता है और वो फई फई के लिए कुछ भी कर सकता है और साओ फई फई को एक नेकलेस भी गिफ्ट करता है। तो फई फई साओ का ऐसा बिहेवियर देखकर बहुत खुश होती है और फई फई को लगता है कि साओ सच में अब उसे अपनाना चाहता है और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है। पर फई फई का भरम बाद में टूट जाता है। जैसे ही पार्टी खत्म होती है और सारे रिपोर्टर्स चले जाते हैं वैसे ही साओ फई फई को अपना असली रंग दिखा देता है और कहता है मैंने अच्छी एक्टिंग की ना, तुम भी धोखा खा गई ना। तो फई फई जैसे ये सब सुनती है तो बेचारी का तो दिल ही टूट जाता है। तो साओ कहता है मेरी नजरों में तुम में और बाकी औरतों में कोई फर्क नहीं है, इसलिए मुझसे ज्यादा उम्मीद मत लगाना। और साओ ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे एक एक्ट्रेस साओ पर लाइन मारती है और ये सब फई फई देख लेती है। तो साओ उस एक्ट्रेस को मोहरा बनाता है फई फई को सबक सिखाने के लिए और उसके साथ वो एक होटल रूम में रहता है। तो वो एक्ट्रेस साओ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की बहुत कोशिश करती है पर साओ उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता और कहता है मेरी एक गर्लफ्रेंड है जो तुमसे भी ज्यादा सुंदर है, इसलिए तुम्हारे ये सारे पैतरे मुझ पर काम नहीं करेंगे। और साओ अपना काम करने लगता है। तो वो एक्ट्रेस कहती है अगर तुम्हें ये सब नहीं करना था तो तुम मुझे इस होटल रूम में लेकर क्यों आए। तो साओ कहता है तुम आना चाहती थी इसलिए मैं तुम्हें लेकर आया। आगे साओ के बारे में कोई ये न्यूज फैला देता है कि साओ ने कल रात एक होटल में किसी लड़की के साथ बिताई है। तो फई फई जैसे ये देखती है तो वो गुस्से में आ जाती है और उसे पता चल जाता है कि ये काम उसी एक्ट्रेस का है। तो फई फई उस एक्ट्रेस को मजा चखाती है और उसके हाथ से उसके सारे काम छीन लेती है और उसे सड़क पर ला देती है। तो वो एक्ट्रेस ये सब देखकर पूरी तरह पगला जाती है और वो फई फई से माफी मांगने जाती है पर फई फई उसकी एक भी नहीं सुनती, उल्टा उसे जली कटी सुना देती है। दूसरी तरफ टीना जिया के साथ जैन का शो देखने जाती है क्योंकि जिया जैन की बहुत बड़ी फैन होती है। तो उस ग्राउंड में टीना के साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है और जैन का फोन उसकी आंखों में लग जाता है जिस वजह से उसकी आंख डैमेज हो जाती है। तो वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर बताते हैं इसकी आंख डैमेज हो गई है, हमें ऑपरेशन करना होगा, उसके बाद टीना ठीक हो जाएगी। तो टीना ऑपरेशन के लिए हामी भर देती है और उसका ऑपरेशन होता है। वेल जैन जो होता है वो फई फई का भाई होता है और फई फई के कहने पर ही जैन साओ पर नजर रखता है और जैन को गलतफहमी हो जाती है कि साओ का चक्कर जिया के साथ चल रहा है और साओ जिया की हर हरकत पर नजर रखता है और वो जिया से धीरे धीरे दोस्ती का हाथ बढ़ाने लगता है। दूसरी तरफ सान भी टीना को हॉस्पिटल में देख लेता है क्योंकि उसी हॉस्पिटल में उसकी दादी भी होती है जो बहुत बीमार होती है।
आगे सान टीना के पास जाता है और उसकी देखभाल करता है बिना टीना को पता चले। वेल सान को देखकर लगता है कि वो टीना से बहुत प्यार करता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो टीना से दूर रह रहा है। आगे जिया बहुत ही परेशान होती है क्योंकि उसके पापा का दिवालिया निकलने वाला होता है, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर जिया के पापा के साथ काम करना नहीं चाहता। तो जिया इसी बात को सोच सोच कर परेशान होती है। तो टीना जिया को ऐसी हालत में देखकर उससे पूछती है, तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी सैड क्यों हो? तो जिया उसे बताती है कि उसके पापा की कंपनी का दिवालिया निकलने वाला है और ये सब साउ की वजह से हो रहा है। तो टीना जैसे ही साउ का नाम सुनती है तो उसे लगता है कि साउ ये सब जानबूझकर कर रहा है उससे बदला लेने के लिए। तो टीना साउ को कॉल करती है और कहती है, आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम जो चाहते हो मैं वैसा ही करती हूँ ना, फिर तुम मेरी दोस्त को इन सब के बीच में क्यों ला रहे हो? तो साउ को समझ में नहीं आता आखिरकार टीना बक क्या रही है। तो साउ टीना से पूरी बात पूछने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर उसका एक नौकर आ जाता है और उसे कहता है कि ससुर जी आपको बुला रहे हैं। तो साउ अपने ससुर जी से मिलने के लिए चला जाता है और टीना से पूरी बात नहीं कर पाता। दूसरी तरफ जब साउ को पता चलता है कि टीना के साथ एक्सीडेंट हो गया है तो साउ सीधा फ्लाइट पकड़कर टीना से मिलने के लिए आता है और उसकी देखभाल करता है। तो टीना बेहोशी की हालत में सान का नाम लेती है। तो साउ जैसे ही सान का नाम सुनता है तो उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो टीना को उसी हालत में छोड़कर वहां से चला जाता है। आगे टीना को डिस्चार्ज मिल जाता है। तो टीना सीधा घर जाती है और साउ के सामने भीख मांगने लगती है कि वो उसकी दोस्त को छोड़ दे, अगर उसे कुछ भी करना है तो वो उसके साथ करे, पर उसकी दोस्त को वो बख्श दे। तो साउ कहता है, तुम अपनी दोस्त को बचाने के लिए कुछ भी करोगी? तो टीना कहती है, हाँ मैं कुछ भी करूंगी। तो साउ कहता है, फिर ठीक है। तो साउ कहता है, कल मेरे 2 दोस्त आ रहे हैं तो तुम्हें मेरे दोस्तों को अपनी अदाओं से इम्प्रेस करना होगा और उनकी अच्छे से खातिरदारी करनी होगी। अगर तुमने ये काम अच्छे से कर लिया तो मैं तुम्हारी दोस्त को बख्श दूंगा। तो टीना जैसे ये सुनती है तो उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है। तो साउ कहता है, मैं तुम्हें आज रात भर का टाइम देता हूँ, तुम सोच कर बता देना, ठीक है? और यहीं पर पार्ट 1 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।